AVN, एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप, इसके ऊपर हमने कई सारी वीडियोस बनाई और किस तरीके से हम इसको नॉन सर्जिकली भी मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार ये एक तरीके से मिथ ही फैलाया जा रहा है कि जो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि इसको नॉन सर्जिकली ट्रीट कर ही नहीं सकते, लेकिन ऐसा नहीं। अर्ली स्टेज के अंदर अगर पेशेंट्स आते हैं तो इसको बहुत बेहतरीन तरीके से बिना किसी सर्जिकल इंटरवेंशन के ठीक किया जा सकता है। प्रॉब्लम ये है कि यंगस्टर्स पेशेंट से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। कोविड के बाद में बहुत बता, जो कोविड के बाद इनकी नंबर्स जो है वो बढ़ चुके हैं और कई बार हम स्टेज 1 पे रहते हैं, स्टेज 2 पे रहते हैं, फिर हम सिर्फ सर्जरी भी नहीं करवा रहे हैं और बाकी उस मेथड्स को भी फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी वजह से कई बार पेशेंट्स को नॉलेज नहीं होती, इन्फॉर्मेशंस नहीं होती, जिसकी वजह से फिर वो ग्रेडिंग बढ़ती चली जाती है, तकलीफ बढ़ती चली जाती है और फिर हम उस स्टेज पे चले जाते हैं जहाँ से हमें शायद सर्जरी के बिना ऑप्शंस नहीं मिलती। सो दैट इज़ द स्टोरी ऑफ एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप। इस तरीके से आज हम हमारे पेशेंट देखेंगे। मिस्टर अनुज यूपी से हमारे पास आए हैं। किस तरीके से हम ट्रीट करते हैं, क्या क्या वो करते हैं, कौन कौन सी प्रोटोकॉल्स को हम फॉलो करते हैं, वो सारा के सारा हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में देख लिया गया। और इनके एक्सरे के ऊपर मैं स्पेशली बोलूँगा कि एक्सरे की जब हम बात करते हैं तो ये ग्रेड, जब इनका डायग्नोसिस हुआ था तो ग्रेड 2 पे थे, ग्रेड 2 बताया गया था आपको। अब धीरे धीरे जाके ग्रेड 4 पे आ चुके हैं। ये लगभग 3 से 3.5 साल हो चुके हैं। तो उस समय इन्होंने शायद वीडियोस भी नहीं देखी, इस तरह का ट्रीटमेंट इतना ज़्यादा ऑनलाइन डाला भी नहीं गया था। पहले जब हम नॉन सर्जिकल की ट्रीटमेंट या फिर मिनिमम सर्जरी की बात करते थे तो एक तो मेडिकेशन दे दी जाती थी कि दवाइयाँ दी जाती थी, दूसरा इसकी डिकम्प्रेशन सर्जरीज होती हैं कि शुरू में हम ग्रेड 1 ग्रेड 2 में कहते हैं कि आपकी ड्रिलिंग करेंगे और ड्रिल करने से इसका ब्रेन का प्रेशर खत्म हो जाएगा, ठीक है, पर उसके भी सक्सेस रेट इतने हाई है नहीं। और लास्टली पेशेंट विल लैंड अप इन डूइंग टोटल हिप रिप्लेसमेंट। पर प्रॉब्लम क्या होती है कि ज़्यादातर पेशेंट, जैसे मैंने बताया, यंग स्टेज में आ रहे हैं, तो ऐसे में हिप रिप्लेसमेंट करना एक प्रॉब्लमेटिक होता है और हमेशा उनके ऊपर रहता है कि भाई मेरा एक बार हिप रिप्लेस हो गया तो मेरी लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत सारी अफेक्टेड हो जाती है। डे टू डे एक्टिविटीज़ पेशेंट की बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाती हैं। आपका क्रॉस लेग सिटिंग करना, बाकी चीज़ें करना, स्क्वेटिंग करना, दिस विल गेट अफेक्टेड। एंड अगर आप 20s में, 25 में, 30s में रिप्लेस करा तो आपको फिर एक नई सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। मे बी आफ्टर 15 to 20 ईयर्स, 15 से 20-25 साल मैक्सिमम ये हिप चल सकता है। जब आप एक्टिव लाइफस्टाइल के टाइम पे आप उसको रिप्लेस करते हैं, मुझे लगता है 15-20 ईयर्स के बाद फिर रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। सो नॉन सर्जिकल मेथड का बहुत बेनिफिट है। आपका अपना हिप जितना बचा हुआ है बचा रहता है। अगर आपका पेन फ्री हो जाए, मोबिलिटी आपके अंदर आ जाए, तो अपने हिप के ऊपर कंटिन्यू कर सकते हो। सो टुडे वी विल डिस्कस विद हिम कि इनको क्या क्या इस समय तकलीफ है, ताकि क्लैरिटी हो कि कई बार क्या होता है पेशेंट कमर के दर्द से चल रहा होता है, फिर उसको जब एक्सरे MRI करके देखते हैं तो हिप के अंदर प्रॉब्लम निकल के आती है। तकलीफें क्या, अब इनको इस तरीके से बैठने में भी दिक्कत होती है और फिर हमारा प्रोटोकॉल क्या हम फॉलो कर बताएंगे। और इस समय इनकी कौन सी स्टेज है? हाँ जी अनुज जी बताइए, कब से तकलीफ लग रही है आपको? ये जी मेरे को 3.5 साल हो 3.5 साल हो गए। उस समय क्या क्या तकलीफ है? हिप में पेन होता था बस? जी। और चलने फिरने में दिक्कत होती है, बैठने चलने उठने में फिरने में दिक्कत दिक्कत होती होती है, बैठने उठने में दिक्कत होती है थी? और आलती पालती मार के भी नहीं बैठा जाता, आलती पालती मार के नहीं बैठ नौकड़ सकते, बैठा जाता, उकड़ू नहीं बैठ सकते, लेटने कमर के में बाद भी कोई पैर दर्द नहीं होने उठाया लगता है? जाता। लेटने का पैर नहीं उठाया, तो इन्होंने बहुत टिपिकली बताया कि आलती पालती ना मार के नहीं बैठ सकते हैं, उकड़ू नहीं बैठ सकते, इंडियन टॉयलेट को इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप सोचो हिप रिप्लेसमेंट के बाद आप वैसे भी इंडियन टॉयलेट यूज़ नहीं कर पाओगे, तो आपको ये सारी चीज़ें भी मॉडिफाई करनी पड़ती है। इस तरीके से बैठ रहे तभी आपको तकलीफ हो रही है ना? जी तो जब कह रहे हो कि लेट रहे तो पैर उठता नहीं है, जी। तो कब आपका डायग्नोसिस हो गया था? ये कब पता चल गया था कि ये आपको मुझे ऐसे ही मतलब सालों के बाद पता चल गया था। लेकिन आप मतलब नॉन सर्जिकली कराना चाहता, आपने सबने रिप्लेसमेंट के लिए बोला सबने था, आप कराना नहीं चाहते थे? जी। ओके ठीक है। अभी हम इनकी हिप की मूवमेंट्स देखते हैं किस तरीके से रिस्ट्रिक्टेड रहती है। यू कैन सी कि ही इज नॉट इवन एबल टू सिट। इनका लेटना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है, किस तरीके से इनके लिए बैठना भी इतना मुश्किल था, स्क्वेटिंग, क्रॉस लेग सिटिंग, ये सब तो बहुत प्रॉब्लम है। ये कह रहे हैं कि जब बैठते हुए तो टांगे पूरी की पूरी यहाँ से दर्द होना स्टार्ट हो जाता है हिप के पास से। ये भाई इसको उठाएंगे, पेन है इसके आगे। नाउ सी द हिप रेंज ऑफ मूवमेंट, पूरी की पूरी मूवमेंट रेस्ट, इससे ज़्यादा नहीं मुड़ता है ना ये। इसको उठाइए, इस साइड ज़्यादा तकलीफ है। हाँ, ही इज हैविंग वेरी सीवियर पेन इन राइट साइड। अब हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या था? हमने इनके एक्सरेज कराए, फुल बॉडी चेकअप कराया ताकि हम अपनी मेडिकेशंस पे करने लगे। हमारा ट्रीटमेंट में 3 पार्ट हम करते हैं। हमारे DSCB इंजेक्शंस प्लस ओजोन, जिससे हम पेन को मैनेज करते हैं। पेशेंट इज इन वेरी सीवियर पेन तो हम इसके अंदर बीटा-6 ब्लॉक्स लगाते हैं ताकि पेशेंट पेन फ्री हो सके, और जब तक उसकी रिक्वायरमेंट तब तक होगी जब तक पेन रहता है, अदरवाइज पेन खत्म होने का उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नंबर 2 इज ओजोन ऑटो हीमोथेरेपी। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थेरेपी जो हम दे रहे हैं, जिससे हम ब्लड पेशेंट का लेते हैं, उसको ओजोनाइज्ड करते हैं, रिट्रांसफ्यूज करते हैं, जो ऑक्सीनेशन को बढ़ाता है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, इम्यून बूस्टर की तरह काम करता है,
और इम्यून मॉड्यूलेटर की तरह काम करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ऑफ द बॉडी को कम करता रहता है, और इस तरीके से ऑक्सीडेशन बढ़ेगी तो पेशेंट का जो ऑक्सीजन की कमी इस जॉइंट के अंदर हो रही है वो सब पेशेंट को मिलती है। नंबर 3 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एम रेजिम, जिसको मुखर्जी रेजिमेंट भी कहते हैं। एक्चुअली में ये इस तरीके का अर्थराइटिस ही होता है, जब इसकी मेडिकेशन हम स्टार्ट करते हैं तो ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ये सारी चीज़ें रिवर्स होने लगती है, पेन खत्म हो जाता है और जितना हिप बचा हुआ पूरा का पूरा बचाया जा सकता है। इस समय इनकी जो स्टेज है वो ग्रेड 4 पे, जब ग्रेड 2 पे डायग्नोस हुए थे ग्रेड 4 पे हो चुकी है। एक्सरे में आप देख सकते हैं किस तरीके से राइट साइड का हिप की जो स्फेरिसिटी है, जो स्फेरिकल होना चाहिए, वो पूरा का पूरा डाउन हो रहा है। तो वी विल बी एबल टू सेव दिस मच, जो बचा हुआ बच सके। लेकिन अगर पेशेंट अपने ही हिप के ऊपर लॉन्ग टर्म चलता है, पेन फ्री चलता है, एक्टिव लाइफस्टाइल लीड कर सकता है, मैं समझता हूँ ये इससे बेटर अचीवमेंट। तो विल गो फॉर बीटा 6, हम लोग बीटा 6 की तरफ जाते हैं। उसके साथ में ओजोन ऑटो हीमोथेरेपी हमारा प्रोटोकॉल है कि हम पेशेंट को एटलीस्ट 1 डे एडमिशन रखते हैं ताकि फुल बॉडी चेकअप्स हो सके। और हम लोग रखते हैं कि एवरी 3 मंथ्स पे फिर हमें बॉडी के चेकअप्स करें ताकि हम देख सकें जो हम मेडिकेशन चला रहे हैं उससे पेशेंट को किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं हो रहा है। बेस्ट रहता है अगर पेशेंट्स फ्रीक्वेंटली एटलीस्ट 3 to 4 और मैक्सिमम 6 सिटिंग्स ऑफ ओजोन ऑटो हीमोथेरेपी एटलीस्ट 15 डेज के इंटरवल पे लेता है, और लेटर ऑन जो है 1 मंथ इंटरवल पे अगर ले सकते हैं तो दैट इज द बेस्ट थिंग। और साथ में एम रेजिम 16 मंथ्स 18 मंथ्स टू 2 ईयर्स तक भी चलता है डेफिनेटली। साथ में फिर ग्रेजुअली वी स्टार्ट फिजियो रिहैबिलिटेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड डाइटरी चेंजेस आर आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच इंक्लूड्स हाई प्रोटीन डाइट। इन सारी चीज़ों को जब वो करते हैं तो इसको एवियन को रोका जा सकता है, इसको रिवर्स किया जा सकता है। लेकिन मेन चीज़ जो होती है जितना हिप का स्फेरिकल चीज़ बची हुई हम उतने उसको बचा के भी पेशेंट एक एक्टिव लाइफस्टाइल लीड कर सकता है। सो फ्रेंड्स, आपको आपके जानने वाले आपके परिवार में किसी को इस प्रकार की समस्या है तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपनी रिपोर्ट हमारी टीम से शेयर करके फ्री ओपिनियन हमारी टीम से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।